नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर कवायद तेज हो गई है। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में यूसीसी के प्रारूप को लेकर राज्य स्तरीय बैठक हुई, जिसमें करीब 200 विशेषज्ञों और प्रबुद्ध जनों ने मंथन किया। लेकिन इस मुद्दे पर अब सियासत हो रही है। मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर आदिवासी समाज भड़काने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने यूसीसी की जरूरत और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पहले रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के प्रारूप को लेकर रायपुर में राज्य स्तरीय मंथन शुरू हो गया। सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में करीब 200 विशेषज्ञ और प्रबुद्धजन शामिल हुए। बैठक का मकसद समाज के अलग अलग वर्गों से सुझाव लेकर यूसीसी का व्यापक प्रारूप तैयार करना है। यूसीसी समिति विवाह, तलाक, भरण पोषण और लिव इन रिलेशनशिप जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक और पारिवारिक मुद्दों पर राय ले रही है। समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह के मुताबिक राज्य स्तरीय बैठक के बाद प्रदेश के सभी संभागों में भी इसी तरह की बैठकें आयोजित की जाएंगी। वहां विभिन्न वर्गों और आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। प्रथम दृष्टया हम चाहते हैं कि प्रदेश के विभिन्न इलाकों के लोगों का मंतव्य जाना जाए। ये विषय ऐसा है जो कि हर व्यक्ति के जीवन को छूने वाला है, इसलिए एक विशद विचार विमर्श इसमें आवश्यक है। प्रयास ये किया जा रहा है कि सभी संभागों में अलग अलग जाकर समिति के सदस्यगण इसके बारे में जानकारी देंगे और लोगों के विचार जानना चाहिए। यूसीसी को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल आदिवासी समाज और 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों का है। समिति भी इस विषय पर विचार विमर्श कर रही है कि इन क्षेत्रों और समुदायों को यूसीसी के दायरे में किस तरह रखा जाएगा या उन्हें अलग रखा जाएगा। समिति का प्रयास है कि व्यापक सुझाव और चर्चा के बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर में यूसीसी का ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपा जाए। लेकिन यूसीसी की इस कवायद के साथ सियासत भी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के रुख पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां राष्ट्रीयता और समाज हित की बात आती है, वहां कांग्रेस विरोध करने लगती है। कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज को लेकर स्थिति स्पष्ट की है और आदिवासियों को भड़काने की कोशिश सफल नहीं होगी। कांग्रेस जो देश हित में राष्ट्र हित की बात होती है, तो वहां पर उसको विरोध करके किस तरीके से लोगों में ये नैरेटिव सेट करना कि ये आपके हित में नहीं है या समाज के हित में नहीं है, इस तरीके से वो प्रस्तावित करने की कोशिश करती है। लेकिन यूसीसी होता है तो उसमें किसी के साथ, किसी भी समाज के साथ में अहित नहीं होगा, इस बात का भी आश्वासन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट उस पर निर्देशित है और उन्होंने स्पष्ट कहा भी है। तो मैंने इस बात कहा ना कि इसमें किसी भी हमारे ऐसे हमारे समाज को जो भड़काने की कोशिश हो रही है वो सफल नहीं हो पाएगी। तो वहीं कांग्रेस ने यूसीसी की जरूरत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि आदिवासियों को संविधान के तहत विशेष अधिकार प्राप्त हैं और सरकार को उनके संवैधानिक प्रावधानों को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बैज ने आरोप लगाया कि यूसीसी के जरिए आदिवासी समाज के अधिकारों और जमीन से जुड़े मुद्दों पर आशंकाएं पैदा हो रही हैं। 5वीं अनुसूची लागू है और उसके बाद जमीन खरीदी बिक्री में उनको अलग से आदिवासियों को संविधान प्राप्त है, उनको अधिकार प्राप्त है संविधान में कि कोई भी व्यक्ति आदिवासियों को जमीन नहीं खरीद सकता। क्या यूसीसी लागू कर आदिवासियों का जमीन और खनिज संसाधन लूटने के लिए उद्योगपतियों के लिए एक रास्ता खोलना चाह रही है सरकार? स्पष्ट बताए कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी की क्या आवश्यकता है। जो वर्तमान कानून व्यवस्था है, सरकार उसी कानून व्यवस्था को बना ले। फिलहाल यूसीसी पर मंथन जारी है और इसके साथ ही सियासत भी गर्मा गई है। समिति संभागों में जाकर लोगों की राय लेगी और उसके बाद सरकार को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा।
लेकिन आदिवासी अधिकारों के सवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव आने वाले दिनों में और भी तेज होने के आसार हैं। अब देखना होगा यूसीसी का अंतिम प्रारूप कैसा होगा। आदिवासी समाज और 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों को लेकर समिति क्या फैसला करेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे और विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जायसवाल वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अनामिका सिंह मौजूद है। आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अनामिका जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि यूसीसी को लेकर जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी जिन जिन राज्यों में इस वक्त शासन कर रही है वहां ये तैयारी की जा रही है, कई राज्यों में लागू कर दिया है और बीते समय में कई राज्यों में लागू किया गया, उनके उदाहरण के तौर पर एनालिसिस किया जाता है। छत्तीसगढ़ की जो हम समझे इस वक्त वहां आदिवासी बहुल्य राज्य है और किस तरीके से तैयारी की जा रही है, सबसे महत्वपूर्ण यह है। कमेटी बनाई गई है, सुझाव लिए जा रहे हैं राज्य स्तरीय, फिर संभाग में भी आप जाएंगे, लेकिन समझते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर एक बड़ा सवाल विपक्ष खड़ा करता है कि आदिवासी बहुल्य राज्य है, इसमें लागू करना आसान नहीं है। कुछ इस तरह की पेचीदगियां विपक्ष बताता आया है। नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को संयम जी मेरा नमस्कार। देखिए, विपक्ष जो बार बार यूसीसी पे सवाल उठा रहा है, तो मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी कि संविधान की अनुच्छेद 44 के अनुसार सभी भारत में सभी को समान नागरिक संहिता का अधिकार है। और यूसीसी क्या कर रहा है, वो सभी को सामान्य नागरिक संहिता का जो उनका अधिकार है उसको सुरक्षित कर रहा है। तो इसमें किसी के अधिकारों के हनन का प्रश्न क्यों उठ रहा है। दूसरी चीज, 4 राज्यों में ऑलरेडी यूसीसी लागू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में इस पे मंथन चल रहा है, कमेटी बनी है, सबसे सुझाव आमंत्रित है। तो जिन 4 राज्यों में ये लागू किया गया है, क्या वहां किसी के अधिकारों का हनन हो गया। हम आदिवासियों के जो अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो इस कमेटी में सबसे सुझाव लिए जा रहे हैं। और शुरू से छत्तीसगढ़ सरकार एक चीज में बहुत ही स्पष्ट है और स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जो आदिवासी है उनके अधिकारों, उनके रीति रिवाजों को इस अधिनियम के तहत भी पूरी तरह से संरक्षित रखा जाएगा। तो क्योंकि इनको विरोध करना है, तो जरूरी नहीं है ना कि हर बात का विरोध किया जाए। आप सकारात्मक सुझाव दीजिए, आपके भी सुझाव आमंत्रित हैं। तो सकारात्मक सुझाव देने की बजाय, अब चीजों को में सकारात्मक परिवर्तन लाने की बजाय संविधान का अपमान करना, संविधान में दी हुई, देखिए राहुल जी हमेशा क्या कहते हैं संसद में, संविधान की बुक खड़े हो गए कि मैं इसको मानता हूं। आज जब उसी संविधान के तहत इस चीज को लागू किया जा रहा है, उसी संविधान की धारा जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था, उसी के अनुच्छेद 44 का पालन करते हुए हर नागरिक को समान संहिता दी जा रही है। तो मुझे नहीं लगता इसमें विरोध होना चाहिए और ये अधिकारों का संरक्षण करेगी। ये महिलाओं उस पर तो संशोधन आपने भी मतलब कहा जाए कि किया है, एक तरीके से हम समझने की कोशिश भी करें। उत्तराखंड, ये क्या कांग्रेस को समझाया जाएगा कि उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, असम हो, जहां भी लागू करने की बिल्कुल तैयारी आपने की और वहां इन सब जगहों पर आपने जो भी किया है कि आदिवासियों को अलग रखा है, छत्तीसगढ़ में भी ये तय मान के चले हम बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि बयान तो आपके नेताओं के आए कि हम आदिवासियों को इससे अलग रखेंगे। सुझाव लेगी और जो कमेटी का, बिल्कुल मैं यही बात कहूंगी कि कमेटी बनाई गई है, सभी के सुझाव आमंत्रित है और उन सुझावों के आधार पर अधिकारियों को, जो आदिवासी हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ही जो भी नियम बनेंगे वो बनाए जाएंगे। तो इसमें कांग्रेस को बिल्कुल आश्वस्त होना चाहिए और दूसरी चीज अपने सकारात्मक सुझाव देने चाहिए, ना कि विरोध के नाम पे कुछ भी अनाप शनाप बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, इसे समान नागरिक संहिता कहा जा रहा है, लेकिन आदिवासियों को इसमें जरूर अलग रखते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं एक धर्मेंद्र जी की असमानता इससे कहेंगे कि हम कहते हैं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए एक बराबर, फिर आदिवासियों को हम अलग रखते हैं। आदिवासियों को अलग रखना जरूरी भी है, दोनों पार्टी से सहमत है। विपक्ष तो वैसे ही चाहता ही है और सत्ता पक्ष ये करता है। उदाहरण दूसरे राज्य हमारे पास हैं। संयम जी, आपको, दोनों को पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, अनामिका जी ने भी धारा 44 का उल्लेख किया। हाँ, उनको धारा 25 का भी उल्लेख कर लेना चाहिए था संविधान का। और जहां तक आदिवासियों की रूढ़िगत परंपराओं को नहीं छेड़ने की बात है, तो ये राज्य सरकार के अधिकार के क्षेत्र से बाहर की बात है। राज्य सरकार का हक नहीं है कि आदिवासियों के रूढ़िगत परंपराओं को छेड़ सके। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन विधेयक पार्लियामेंट में ही आ सकता है, राज्य में नहीं आ सकता। लिहाजा ये स्पष्ट है कि ये जो यूसीसी के लिए राज्य सरकार ने जो कमेटी बनाई है, वो अपने दायरे से बाहर जाकर के काम नहीं करेगी। इसलिए आदिवासियों के हितों का कहीं प्रभावित होने की कोई गुंजाइश दूर दराज तक नहीं है
उनकी रूढ़िगत परंपराओं को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, लिहाजा राज्य सरकार उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। अब 5वीं अनुसूची का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल धर्मेंद्र जी, ये देश की जरूरत है। आप 5वीं अनुसूची का पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों का जिक्र जरूर आया है, हाँ। लेकिन वहां जो उनकी जो परंपराएं हैं, वहां जो उनके अधिकार हैं वो संरक्षित हैं, वहां उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, विभिन्न धर्मावलंबी लोग हैं, वो इसके दायरे में आएंगे। उसके लिए 5वीं अनुसूची का क्षेत्र अलग से उसके लिए प्रभावी नहीं होगा। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में भी जो लोग अलग अलग धर्मावलंबी लोग हैं, वो इस कानून के दायरे में आएंगे। उसमें क्षेत्र संरक्षित नहीं है। आदिवासियों के हित, उनके रूढ़िगत परंपराएं, उनके अधिकार, उनके कानून, वो सारी चीजें संरक्षित है, वो नहीं छेड़छाड़ किया जा सकता। बिल्कुल। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस इसका सदैव से विरोध करती रही है और यहां भी जब वो विरोध कर रही तो आदिवासी परंपराओं के नाम पर विरोध कर रही है। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि आज एक तो जो पहली बैठक हुई उसमें समिति की जो अध्यक्ष जस्टिस संजना प्रकाश देसाई हैं वो उपस्थित नहीं थी। जब राज्य स्तरीय आप सुनवाई कर रही हैं तो तिथि ऐसा तय करना चाहिए था कि वो उपस्थित रह सके और स्वयं सुनवाई कर सकी, लेकिन है उन्होंने। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आज की सुनवाई में ऐसे तमाम लोग मौजूद थे जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, विपक्ष के लोग या अलग अलग धर्मावलंबी जो उनके जो धार्मिक प्रतिनिधि हैं या आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, उनको आमंत्रित किया जाना चाहिए था ताकि तमाम लोगों की राय जानी जा सके। देखिए, कमेटी के पास ड्राफ्ट मौजूद है, पहले से कमेटी का जो ड्राफ्ट है वो फाइनलाइज्ड है। जो ये औपचारिकता हम समझेगा धर्मेंद्र जी, औपचारिकता जो निभाई जा रही है, और ये सिर्फ एक राज्य में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है कि इसके लिए बैठक जरूर की जाती थी, लेकिन उसमें पहुंचते सत्ताधारी दल के ही नेता सबसे ज्यादा थे उस बैठक के अंदर माहौल बनाने के लिए और भीड़ बढ़ाने के लिए। वही आप छत्तीसगढ़ में जिक्र कर रहे हैं। तो ये यदि ड्राफ्ट पहले से तैयार है तो क्या सिर्फ औपचारिकता है कि हम सबके पास जा रहे हैं, मौका दे रहे हैं, अभी राज्य स्तरीय फिर संभाग स्तरीय? हाँ, मैं उसी लाइन पर आ रहा था जो बात आप कह रहे हैं, मैं वहीं पहुंच रहा था कि रंजना प्रकाश देसाई कमेटी के पास पहले से फाइनल ड्राफ्ट मौजूद है, जो उत्तराखंड में लागू हुआ है, जो असम में लागू हुआ है। वही ड्राफ्ट छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, गुजरात के लिए और वेस्ट बंगाल के लिए सेम ड्राफ्ट आने वाला है। इन राज्यों के लिए जो ड्राफ्ट बनेगा, वो फाइनल ड्राफ्ट जो बनेगा, उसमें कोई राय रत्ती का अंतर नहीं होने वाला है। ये जो सुनवाई की औपचारिकता है, ये केवल न्यायालय को दिखाने के लिए तमाम जो जन सुनवाई की जो औपचारिकता है उसको पूरी करने की कवायद बस चल रही है। तो ये जो मान लेना कि सुनवाई का कोई बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा, इसका कोई बहुत प्रभाव इस कमेटी के निर्णय पर आने वाला है, इसकी कोई गुंजाइश मुझे दिखाई नहीं देती है। रंजना प्रकाश देसाई कमेटी के पास जो फाइनल ड्राफ्ट उत्तराखंड के लिए बना है, वही ड्राफ्ट छत्तीसगढ़ के लिए वो अंततः सुनवाई के बाद प्रस्तुत करेगी और वही विधेयक के रूप में विधानसभा में आएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि विधानसभा का जो विंटर सेशन है या उसके बाद बजट सेशन है, उसके पहले कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी और उसके बाद ये बिल विधानसभा में इंट्रोड्यूस होगा और वहां इस पर चर्चा होगी और ये कानून का स्वरूप लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये अनामिका जी देखिए, एक तरीके से हम कहें कि सब फिक्स है, पहले से औपचारिकता आप जरूर निभा रहे हैं और ये तो खास हो जाता है कि रंजना प्रकाश देसाई, जिनका जिक्र खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करते हैं कि उनकी अध्यक्षता में हो रही है राज्य स्तरीय बैठक, लेकिन वही मौजूद नहीं है। बैठक 2-4 दिन और आगे पीछे हो जाती है, यदि मौजूद रहते तो और विस्तार से समझ आता। वैसे सब कुछ पहले से फाइनल है, लेकिन क्या हम ये समझे कि औपचारिकता है, क्या वाकई कभी कोई सुझाव लिए जाते हैं? सुझाव तो आते होंगे यदि आप मांग रहे हैं, लेकिन उनमें कितना सुधार होता है या कहे कि कितना बदलाव होता है, क्या ये देखने मिलेगा सुझाव को लेकर कि सब फिक्स रहेगा पहले से? देखिए संयम जी, ये बोलना कि बैठक सिर्फ औपचारिकता है, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक लोकतांत्रिक तरीके से चलती आई है और उसी लोकतांत्रिक जो तरीके को अपनाते हुए छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पे एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी के माध्यम से सबके सुझाव आमंत्रित है। और सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग होना, ये बोलना बहुत ही गलत बात है। आमंत्रण सभी को है, जो स्वेच्छा से इस मीटिंग से अपने आप को दूर रख रहे हैं उसके लिए क्या किया जाए? मुझे लगता है प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब आमंत्रण सबको है तो आप इस मीटिंग में क्यों नहीं आए? और जैसा कि कहा कि जो कमेटी के अध्यक्ष है उनके एब्सेंस का रीजन तो हो सकता है कि कोई एक ऐसी वजह रही हो, कोई इमरजेंसी रही हो जिसके कारण वो ना आ पाए हो। दूसरी चीज, जैसा कि जायसवाल जी ने कहा कि अनुच्छेद 25 का भी मुझे जिक्र करना चाहिए, तो मैं उस अनुच्छेद 25 पे आना चाहूंगी जो यह कहता है कि हर किसी अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका आचरण करने तथा प्रचार करने का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 जो यूसीसी आ रहा है वो कहीं भी किसी को उसके धर्म को फॉलो करने से
धार्मिक नियमों को फॉलो करने से नहीं रोकता है। आपको शादी जिस तरीके से करनी है, चाहे आप जाके मस्जिद में करें, चाहे आप गुरुद्वारे में करें, चाहे आप मंदिर में फेरे ले या कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करें, यूसीसी उसको नहीं रोकता। यूसीसी रोक रहा है जो बहुविवाह की प्रथा है, कुप्रथा है, उसको रोक रहा है। यूसीसी रोक रहा है जो बिना वजह 3 तलाक जैसे कानून है, जो बहुत सारे सामाजिक जो समाज है जहां पे सिर्फ कोर्ट में तलाक के मुद्दे नहीं जाते, सिर्फ समाजों में तलाक के फैसले ले लिए जाते हैं, जहां महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है, जो उनको प्रॉपर एक एलुमनाई मिलनी चाहिए वो तक नहीं उनको मिलती है, पैतृक संपत्ति से जिस तरह से महिलाओं को वंचित रखा जाता है। तो यूसीसी किसी के धार्मिक अधिकारों को नहीं छीन रहा है, बल्कि वो नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित कर रहा है। और मुझे लगता है कि पब्लिक को ये बात बहुत सही तरीके से जानी बहुत जरूरी है, और किसी धर्म विशेष को यहाँ पे टारगेट नहीं किया जा रहा हो। जो हम आदिवासी समुदाय की बात कर रहे हैं तो उनके अधिकार बिल्कुल, उन्होंने सही कहा कि इसमें संविधान संशोधन की जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान का सम्मान करती है। हर राज्यों में आदिवासियों को अलग रखा है, नहीं तो फिर आपको 5वीं अनुसूची और सब में संशोधन करना पड़ता है लोकसभा राज्यसभा के अंदर, वो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए आपने पहले से आदिवासियों को अलग रख के चले हैं अलग अलग राज्यों में। क्या मैं समझना भी चाहूंगा इस वक्त अभिमन्यु जी की आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी पहुंच पा रही है, नमस्कार। मेरा सवाल यह है कि ये सामाजिक कुरीतियों को खत्म करता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक कानून एक देश के अंदर, तो फिर कांग्रेस को क्या आपत्ति रहती है? क्यों आप अब तक नहीं कर पाए? 70 सालों में, इतने साल में राज्यों में लागू नहीं कर पाए? संविधान अधिकार देता है कि स्वेच्छा से राज्य सरकारें ला सकती हैं। क्या कांग्रेस को कभी इसकी खूबसूरती दिखाई नहीं दी जो बीजेपी दिख रही है? जी संयम जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको करता हूँ, साथ ही हमारे पैनलिस्ट जो जुड़े हैं उनको नमस्कार करता हूँ, आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ मैं। और सबसे पहले यही स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि समानता के साथ है कांग्रेस पार्टी, और सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिलने चाहिए, इसकी कांग्रेस पार्टी हमेशा पक्षधर रही है। आप देखेंगे संविधान की मूल भावना क्या है? संविधान की मूल भावना ही यही है कि एक बराबर का सबको जो है अधिकार मिले। तो इसमें कुछ लोगों को स्पेशल स्टेटस मिले थे, कुछ समाजों को स्पेशल स्टेटस इसमें मिले थे, जैसे पिछड़े वर्ग को स्पेशल स्टेटस मिले थे, आदिवासी वर्ग को स्पेशल स्टेटस मिला था, इस प्रकार की चीजें कही गई ताकि वो लोग भी जो है बराबरी में आ सकें। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद अब बात यहाँ पर यह है कि छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में लगभग मेरे हिसाब से 98 लाख आदिवासी समुदाय के लोग हैं, 98 लाख की उनकी संख्या है। अब वहां पर पेशा कानून है, 5वीं अनुसूची के गांव हैं, और बहुत सारे ऐसे इनके परंपराएं हैं, काफी सारी ऐसे शादी ब्याह से लेकर के, और काफी सारी इनकी परंपराएं इस प्रकार की हैं जिनको संरक्षित करने की जरूरत भी है और संरक्षित किया भी गया है शुरू से लेकर के। लेकिन आज स्थिति ये है कि हम क्या चाहते हैं? हम ये नहीं चाहते कि आप यूसीसी मत लाएं, आप कानून मत लाएं। हम ये चाहते हैं कि कोई भी कानून आने के पहले स्पष्टता होनी चाहिए। यूसीसी कोई छोटा मोटा कानून नहीं है। लेकिन स्पष्टता कैसे होगी अभिमन्यु जी? देखिए स्पष्टता कैसे होगी? राज्य स्तरीय बैठक होती है, उसमें कांग्रेस के नेता जाते नहीं है। क्या आप लोग गए थे? नहीं जाते हैं। और राज्यों में भी होती है, कई जगह आपकी संख्या बिल्कुल कम देखने मिलती है। जब बैठक होगी तो आप अपने सुझाव दीजिए, क्या समस्या है वो दीजिए। सहमत आप हैं? क्या हम समझे कि आपत्ति आप लोग खुलकर नहीं जता पा रहे हैं, या आपकी आपत्ति कुछ और है, आदिवासियों के नाम पर कोई और आपत्ति आपको है? क्योंकि आदिवासियों को शायद जहां तक मैं समझ रहा हूं अलग रखा जाएगा, ये बीजेपी नेताओं खुद बयान आए हैं और ये हम समझ भी रहे हैं जो संवैधानिक प्रक्रिया उसके अनुसार। संयम जी, मैं सबसे पहले अभी यहीं पे आ रहा था, मैं आपकी बात जो आपने पूछी, हाँ। मैं वहीं पर आ रहा था कि इसमें विपक्ष की आपत्ति से ज्यादा जो है, इसमें जो समाज है, जो सामाजिक संगठन है, उनके प्रमुख हैं, जो ग्राम प्रमुख हैं, गांव के लीडर्स हैं, उनकी राय सुनना ज्यादा जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय साथ में जुड़े हैं, हाँ। उन्होंने भी यह बात कही कि अध्यक्ष महोदय जो अध्यक्ष हैं वो है नहीं, उसके बाद जो 200 लोग हैं उसमें कौन कौन है उसका कोई अता पता है नहीं। जो आप कह रहे हैं केवल बयान दिया गया है अभी कि आदिवासी समाज को अलग रखा जाएगा, उसका कोई लिखित में प्रमाण नहीं। उसके बाद जो सारे नियम कानून इसमें लागू होंगे उसमें भी किस प्रकार से कई सारे नियमों में फर्क पड़ सकता है, कई सारे कानूनों को फर्क पड़ सकता है। तो ये सारा कुछ सबसे बात करके, सबको विश्वास में लेकर के, सारे ग्राम सभाओं को विश्वास में लेकर के, सारे सामाजिक संगठनों को विश्वास आता हूं, बस अभी आदिवासी समाज के प्रमुखों को,
तो ये सारा कुछ इनको समझाने के बगैर, ना इनको समझाए बिना, ना इनको विश्वास में लिए बिना, अभी देख रहे थे कि लेकिन एक चीज, चलिए वो यदि अभिमन्यु जी, मैं अंतिम सवाल आपसे लूंगा, मेरा समय भी समाप्त हो रहा है, इसलिए सारे सवाल एक साथ आपसे ले रहा हूं मैं। में कहीं किसी के अधिकारों का जरूर ना हो जाए। एक छोटा सा जवाब मैं जान सकता हूं, क्या हम पैनल में जान सकते हैं यदि वाकई आप इसका विरोध नहीं करते हैं, सिर्फ जो चीजें उनमें सुधार किया जाए, मूलभूत सुधार की इसमें मांग करते हैं, क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू करने के आप भी सहमत हैं, बहुत बड़ी आपत्ति आप दर्ज नहीं कराते हैं, लेकिन कभी कांग्रेस क्यों नहीं लाने की कोशिश कर पाई? क्या वो ये जनता जान सकती है प्रदेश की और देश की? देखिए, मैंने पहले भी कहा, अगर आप देखें तो भारत के संविधान में भी समान नागरिक संहिता के बारे में उल्लेख है। हाँ। और उस ओर शुरू से सरकारें चली हैं, जो पिछड़े तबके के लोग थे उनको बराबर लाना, जो दबे कुचले लोग थे उनको अधिकार देना, ये सारा इसी की कड़ी में जो है काम किया गया है। तो हम वही कह रहे हैं कि कोई भी चीज राजनीतिक चश्मे से ना देख करके, चुनाव के नजरिए से ना देख करके, समाजों को विश्वास में देख करके आप करें तो हम उसका साथ देंगे। बिल्कुल आप देखिए, यहाँ कोई भी आंदोलन होता है तो उसको आप कांग्रेस परस्त कह देते हैं। अनामिका जी, ये क्या आपके एजेंडे में रहा है, मैनिफेस्टो में रहा है, सिर्फ इसलिए आप लागू कर रहे हैं क्या, कि इसके पीछे वाकई कोई मंशा भी है? बिल्कुल नहीं। देखिए संयम जी, मैनिफेस्टो बिल्कुल मंशा जो है वो सभी नागरिकों को समान अधिकार देना मंशा है। मंशा सिर्फ एकमात्र है कि संविधान का पालन करते हुए सभी नागरिकों को समान अधिकार देना ही एकमात्र इस कार्य की मंशा है। और मैनिफेस्टो में जो चीजें रही, मैनिफेस्टो में जो सकारात्मक चीजें, जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जो हमेशा बनता है, वो जनता के लिए, हित के लिए, देश के विकास और देश के लिए सकारात्मक सोच के साथ बनता है। तो उसी मैनिफेस्टो के तहत हमने बहुत सारी चीजें की जिसका कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ विरोध दर्ज किया, चाहे वो धारा 370 हटाने की बात हो, कांग्रेस विरोध में थी, 3 तलाक का कानून लाने की बात हो, कांग्रेस विरोध में थी। अरे ये तो छोड़िए, इनने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में जहां पे गीत का अपमान तक कर दिया, उस संविधान का भी उन्होंने विरोध नहीं किया कि सॉरी, संविधान का भी सम्मान नहीं किया जो संविधान उसी गीत को संरक्षित करता है। और आज जब यूसीसी की बात आ रही है, जहां पे सभी को संरक्षित करने की, सभी के अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात आ रही है, तो ये विरोध में, तो बेसिकली कांग्रेस विपक्ष में बैठ के सही गलत अनाप शनाप मुद्दों पे विपक्ष की भूमिका जो होती है वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, ना कि किसी भी विषय में बस हमको विरोध जताना है। चाहे वो मैं स्टूडेंट आंदोलन की बात करूं तो वहां पे उन्होंने अराजकता फैलाने की कोशिश की। तो हर तरह से चीजों को नकारात्मक दृष्टि से ना देखते हुए अगर कुछ सकारात्मक हो रहा है तो चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास समय भी समाप्त हो रहा है। एक जवाब वापस अभिमन्यु जी से लेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे यूसीसी को लेकर? अब तो लागू किया जाएगा, इसे आप रोक नहीं सकते हैं, सहमत तो आप भी मंद हैं, लेकिन कुछ आपत्तियां आपकी वो हमेशा धरी रह जाएंगी। छोटा सा जवाब चाहूंगा, फिर धर्मेंद्र जी के पास जाऊंगा। संयम जी, सवाल करना और चिंता जताना, इसको ये लोग विरोध कह देते हैं। मैं वही कह रहा हूं अभी कि हर बात को कांग्रेस, अब विपक्ष से आप क्या चाहते हैं? विपक्ष से आप चाहते हैं कि आप सवाल ना करें, आप जो चाहें वो आपको करने दें। विपक्ष आपत्ति जताएगा ना, विपक्ष अपने सवाल पूछेगा ना, विपक्ष को जो भी परेशानियां होंगी या जो भी उसमें चिंताएं होंगी विपक्ष उसमें पूछेगा। अब आप लोगों को तो लगता है कि स्कूल के बच्चे भी आंदोलन करें तो कांग्रेस का हक है, किसान आंदोलन करें। चलिए, आप दोनों को रोकूंगा इस वक्त। धर्मेंद्र जी से एक सवाल, बहुत जरूरी है सवाल है, ये देश की शंका है, इस तरीके से नहीं, सवाल मेरा कुछ और है। आप दोनों का समय हो चुका है, धर्मेंद्र जी से एक जवाब लूंगा, यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। इतना तो चर्चा का विषय नहीं है जितना आप लोग लड़ रहे हैं, आप दोनों जबकि एक जगह सहमत हैं इस पूरे मत को लेकर, यूसीसी को लेकर। इतनी शंकाएं नहीं है, शंका क्या है मैं यहाँ पर रख देता हूं। देश की समस्या जो समझना है बहुत जरूरी है। धर्मेंद्र जी, सवाल सिर्फ इतना सा है कि बीजेपी को सामाजिक कुरीतियां दिखती है और कांग्रेस को दिखती है सामाजिक विविधता जो देश के अंदर होना जरूरी है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। वो कुरीतियां खत्म कर रहे हैं, वो उससे विविधता बता रहे हैं। ये देश की शंका है कि आखिर है क्या, किसको लागू करना चाहिए या फिर करना चाहिए तो सहमत एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं है? संयम जी, देखिए, भारतीय जनसंघ की जब स्थापना हुई 1951 में, तब भी उनके 3 बड़े मुद्दे थे, धारा 370, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता। जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के फिर अपने मूल स्वरूप में, जनसंघ के मूल स्वरूप में लौटते हुए भारतीय जनता पार्टी बनी, तब भी यही 3 उनके ध्येय वाक्य रहे हैं। और इनमें से 2 चीजें पूरी हो चुकी है, तीसरा जो ध्येय था वो पूरी नहीं हो पाई थी, समान नागरिक संहिता। पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी की इतनी शक्ति नहीं है कि वो संविधान संशोधन विपक्ष के सहयोग के बिना करा सके जी। लिहाजा
भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को संसद में छूने के बजाय राज्यों में छूना उचित समझा। छत्तीसगढ़ की 1/3 आबादी 32% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी समुदाय में ऐसी ढेर सारी कुरीतियां हैं जिसको ठीक किए जाने की जरूरत है, लेकिन चूंकि आदिवासी हितों का संरक्षण संविधान प्रदत्त है और वो संविधान संशोधन के बिना हो नहीं सकता, और पार्लियामेंट में संविधान संशोधन तब तक नहीं हो सकता जब तक विपक्ष का साथ न मिले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी झेप मिटाने के लिए राज्यों में इस कानून को अलग अलग तरीके से लागू करने का फैसला किया। उस सिलसिले में राज्य दर राज्य आगे बढ़ रहे हैं। समान नागरिक संहिता को बहुत सशक्त तरीके से लागू करने की जरूरत है। उसमें न केवल मुस्लिम समुदाय की कुरीतियां दूर होनी चाहिए, ईसाई समुदाय की कुरीतियां दूर होनी चाहिए, बल्कि आदिवासी समुदाय में जो कुरीतियां हैं उसको भी समाप्त किया जाना चाहिए। आदिवासी बेटियों को भी उनको पूरा न्याय मिलना चाहिए, उनको भी तमाम उनके जो अधिकार हैं वो मिलना चाहिए। और आदिवासी बेटियों के साथ जो अन्याय अभी मौजूदा उनके रूढ़िवादी परंपराओं में हो रहा है वो समाप्त होना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रयास करना चाहिए। देश में एक राय बने, संसद में सर्वसम्मति से ये विधेयक आया और उसके बाद संविधान संशोधन के साथ समान नागरिक संहिता बने, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। राज्यों में टुकड़े में ये किया जा रहा है, उसमें आदिवासी समुदाय को सभी राज्यों में छोड़ दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी एकदम स्पष्ट तौर पर जो उसका ड्राफ्ट है, कमेटी के गठन के साथ जो उसका ड्राफ्ट सामने आया उसमें एकदम स्पष्ट है कि वो छूटेगा। तो ये जो कानून है ये बहुत प्रभावी नहीं होने वाला है। ठीक है, समान नागरिक संहिता बनना चाहिए, मैं तो इसके पक्षधर हूं और इसका पालन होना चाहिए, लेकिन पूरे देश में जैसा कानून हो। बिल्कुल समय समाप्त हो चुका। अनामिका जी 30 सेकंड में बात कीजिएगा। ये समान नागरिक संहिता होके भी असामान्य तो है, यदि आप आदिवासियों को छोड़ रहे हैं, यदि सामाजिक की बात करते हैं सब कुछ एक जैसा हो। भारतीय जनता पार्टी सदैव से एक प्रधान, एक निशान और एक संविधान की पक्षधर रही है और उसी संविधान के तहत आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज जो ये बात कही जा रही है, कोई बोल रहा है आदिवासियों को रखिए आप इसके अंदर, कोई बोल रहा है नहीं, तो बिल्कुल जो आदिवासी बच्चियां हैं उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। चलिए बिल्कुल, मेरे पास समय समाप्त हो चुका है। मैं इतना लंबा 30 सेकंड आपसे कहा था। बहुत पिछड़े हुए हैं, समानता का स्वागत है, एक रूप का थोपने नहीं देंगे, को भी सुरक्षित रखने एक रूप का थोपने नहीं देंगे, समानता का स्वागत है। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी सभी ने, और शुक्रिया तक अनुमति जी समय समाप्त हो चुका है। धन्यवाद आपका, इमन्यु जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आदिवासियों को अलग रखा जा सकता है, छत्तीसगढ़ में भी ठीक उसी प्रकार से जैसे दूसरे राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में से अपनाया गया है। लेकिन ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कहने को समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक कानून, फिर भी इसमें असमानता है और इसे हम नकार नहीं सकते हैं। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।